कहानी में अब तक हमने देखा था कि सोंगशा और तांग्यू ने अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करने का डिसाइड किया था, जिसके कारण ये खबर तांग्यू के ग्रैंडफादर तक भी पहुंच जाती है और वो काफी गुस्से में चाइना वापस आते हैं और तांग्यू के सामने दो ऑप्शन रखते हैं। या तो वो उनके तांग फैमिली की सारी प्रॉपर्टी को छोड़ दे या तो सोंगशा से ब्रेकअप कर ले, जिसमें तांग्यू ने सोंगशा से ब्रेकअप करना चुना था। वहीं सोंगशा तो अपने फादर के पैरों में गिरकर उनसे अपने रिलेशनशिप के लिए इजाजत मांग रहा था और उन्हें बता रहा था कि वो तांग्यू से कितना प्यार करता है। आज के चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं सोंगशा के फादर को तो इतना गुस्सा आया होता है कि वो उस पर हाथ उठाने वाले थे पर उनके अंकल उसे समझाते हुए वहां से ले जाते हैं। अब अगला सीन हमें रात का दिखाया जाता है। सोंगशा को काफी बुरा लग रहा होता है अपने फादर को हर्ट करने के लिए, पर उसे यकीन था कि फादर उन्हें इजाजत दे देंगे और वो तांग्यू का इंतजार करने लगता है और इसी तरह उसकी आंख लग जाती है। लेकिन जब वो रात को उठता है तो वो देखता है तांग्यू वहां पर आ चुका था, जो कि उसे पीने के लिए दूध देता है और कहता है कि इसके बाद तुम सो जाना। और तभी सोंगशा नोटिस करता है कि तांग्यू ने अपने बैग को पैक कर लिया है, इसीलिए वो पूछता है कि क्या तुम किसी बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो, जिस पर तांग्यू जवाब देता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, तुम इस घर को रख सकते हो। सोंगशा को तो कुछ भी समझ नहीं आता पर तांग्यू उससे कहता है आज से हमारे बीच सब कुछ खत्म होता है, मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ। ये कहते हुए तांग्यू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फ्लैट से नीचे आने के बाद एक बार वो पलट कर देखता है जहाँ हम वही बालकनी में खड़े सोंगशा को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा अब सैड हो जाता है। वही उनके ये ब्रेकअप की खबर तो तांग्यू के ग्रैंडफादर तक भी पहुंच जाती है, जिससे ग्रैंडफादर तो काफी खुश हो जाते हैं और तांग्यू के लिए एक स्वयंवर अरेंज करने को कहते हैं, जिसमें काफी सारी लड़कियों को बुलाते हैं। अगले सीन में हमें वही पहले वाली एक्ट्रेस दिखाई जाती है जिसे भी इसका इनविटेशन मिला था, जिससे वो काफी एक्साइटेड होकर हैरान रह जाती है। वहीं सोंगशा का दोस्त भी था जो कि उससे इस बारे में पूछता है तो वो उसे बता देती है कि उसे तांग्यू के स्वयंवर में बुलाया गया है। जैसे ही उस लड़के को इस बारे में पता चलता है वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सीधे ही अपने काम को छोड़कर भागते हुए सोंगशा को कॉल करता है और इस बारे में बताता है। वो सोंगशा को बता देता है कि तांग्यू के लिए एक स्वयंवर रखा गया है जिसमें काफी सारी लड़कियां आने वाली हैं। यहाँ सोंगशा को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जो बात पता चलते ही सोंगशा का दोस्त तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है पर सोंगशा कॉल रख देता है। अब अगले सीन में हम सोंगशा को काफी सैड देखते हैं और वो खुद में ही खोया होता है कि वो ना जाने कैसे रास्ते के बीच में आ जाता है और उसे पता नहीं चलता। आसपास काफी सारी गाड़ियां चलने लगती है और वो खुद को बचा नहीं पा रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ तांग्यू आ जाता है जो कि उसे अपनी कार में बैठा लेता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ, जिसपे सोंगशा बता देता है कि वो शायद थोड़ा सा बीमार है। जिसपे तांग्यू उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम बीमार पड़ जाते हो। तभी कुछ देर बाद तांग्यू सोंगशा के सर पर किस करता है और कहता है चलो फिर से पैचअप कर लेते हैं, इसके लिए सोंगशा चुपचाप मान जाता है। फिर वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है और वहाँ से दवाइयाँ लेने के बाद वो सोंगशा को अपने कंधे पर कैरी करते हुए घर पे ले जाने लगता है। जिसपे सोंगशा उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हें तो अपने स्वयंवर में जाना है ना, वहाँ जाओ। जिसपे तांग्यू कहता है कि तुम्हारा मुझ पर यकीन काफी कमजोर है। जिसपे सोंगशा कहता है मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, तुमने अपनी पिछली लाइफ में मुझे शादी करने के लिए काफी कोशिश की थी और सबके खिलाफ चले गए थे, क्या इस लाइफ में तुम्हारे ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी इतनी जरूरी है तुम्हारे लिए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जिसपे तांग्यू कहता है कि जब तुम सब जानते हो तो आखिर तुम बीमार कैसे पड़ गए? जिसपे सोंगशा कहता है कि मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा और वो दोनों साथ में चलने लगते हैं, जहाँ हम तांग्यू को देखते हैं जो कि सोंगशा को गोद में उठाकर उसके कमरे में ले आता है। और यहाँ सोंगशा को बुखार में ब्लश करता हुआ देखकर तांग्यू भी ब्लश करने लगता है, पर वो खुद को संभाल लेता है और उसे पीने को पानी देता है। तभी सोंगशा अचानक से हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है और हम देखते हैं तांग्यू सारे पानी को अपने मुंह में भर लेता है और फिर सोंगशा के पास जाकर उसे किस करते हुए पानी पिलाता है। अब अगले सीन में हम तांग्यू को देखते हैं जो कि सोंगशा के लिए कुछ डिनर बनाने का ट्राई कर रहा था फोन में वीडियो देखते हुए और फिर वो सोंगशा के लिए पॉरेज बनाकर ले आता है। सोंगशा तो काफी हैरान था ये जानकर के तांग्यू कुक भी कर सकता है। सोंगशा उसे फिर टेस्ट करने लगता है और तांग्यू से पूछता है कि ये कैसा है, जिस पे सोंगशा उसकी तारीफ करते हुए कह देता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है। फिर तांग्यू सोंगशा को दवाई देने वाला होता है कि सोंगशा नोटिस करता है कि उसके हाथों पर चोट लगी है और वो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, जिसपे तांग्यू कुछ नहीं बताता
पर रियलिटी में तो उसका हाथ जल गया था खाना बनाते वक्त। तभी अचानक से सोंगशा उसे हक कर लेता है और कहने लगता है कि दोबारा कभी भी मुझे छोड़कर जाने की सोचना भी मत। पर वहीं तांग्यू के तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों साथ में लेट जाते हैं। यहाँ सोंगशा से कहता है कि मेरे होने से तुम्हें भी सर्दी हो जाएगी। जिस पे तांग्यू कहता है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस पे तांग्यू कहता है कि अच्छा ही होगा, मुझे कल काम पर नहीं जाना पड़ेगा। और फिर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी सोंगशा कहता है मेरे डैड ने तुम्हें न्यू ईयर पर घर बुलाया है, क्या तुम आना चाहोगे? जिस पे तांग्यू कहता है तब तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ जाऊंगा। जिस पे सोंगशा कहता है कि तुम काफी हड़बड़ी मचा रहे हो, अभी तो हमारी करंट सिचुएशन ही ठीक नहीं हुई है। जिस पे तांग्यू से दिलासा देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और हम एक बड़ा सा घर खरीदेंगे और अपनी फैमिली के साथ रहेंगे। तभी तांग्यू को उसकी मॉम का कॉल आने लगता है। जिस पर वो तुरंत ही सोंगशा को चुप रहने को कहता है और अपनी मॉम को बता देता है कि वो सोंगशा के साथ है क्योंकि वो काफी ज्यादा बीमार है। जिस पर उसकी मॉम उसके स्वयंवर के बारे में पूछती है कि आखिर वो उसका क्या करने वाला है। जिस पर तांग्यू कहता है कि मॉम आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। कॉल रखने के बाद तांग्यू सोंगशा से कहता है कि अब तुम शांत हो सकते हो। यहाँ सोंगशा उससे पूछता है क्या तुम्हारी मॉम को हमारे बारे में पता है? मुझे शायद इसका अंदाजा था। जिस पे तांग्यू कहता है कि एक मॉम अपने बच्चे को काफी अच्छे से जानती है, उन्होंने हमें पिछली लाइफ में भी सपोर्ट किया था और वो इस लाइफ में भी हमें सपोर्ट कर रही हैं। तभी तांग्यू अचानक से नोटिस करता है कि सोंगशा का बुखार जा चुका है और सोंगशा नोटिस करता है कि अब तांग्यू को बुखार हो चुका था। जिस पर सोंगशा उसके लिए दवाइयां लेने जाता है पर तांग्यू उसे खींचकर अपने नीचे ले आता है और कहता है मुझे कोई दवाइयों की जरूरत नहीं है जब तुम मेरे पास हो। अब अगले सिनेमा में एक बार फिर से तांग्यू के ग्रैंडफादर का सीन देखते हैं जो कि तांग्यू के असिस्टेंट से पूछ रहा होता है कि आखिर तांग्यू कहाँ है पूरी रात से। उसकी मॉम ने तो कहा कि वो पूरी रात को पार्टी कर रहा था, तो आखिर वो रुका कहाँ। इसमें मैनेजर सोचने लगती है कि अब मुझे क्या कहना चाहिए। मुझे तो लगता है पक्का इन लोगों ने यंग मास्टर के ऊपर नजर रखवाई होगी। तभी पीछे से एक बॉडीगार्ड कह देता है कि यंग मास्टर तो सच में रात को पार्टी ही कर रहे थे और इसीलिए वो घर लौट कर नहीं आए। जिससे तांग्यू के ग्रैंडफादर कन्विंस भी हो जाते हैं और असिस्टेंट भी हैरान हो जाती है ये जानकर कि वो बॉडीगार्ड भी उनके ही साथ है। तभी ग्रैंडफादर असिस्टेंट को कहते हैं कि सभी बड़ी फैमिली की लड़कियों को इनवाइट करो और उनके पेरेंट्स को इनवाइट करो इस स्वयंवर में। अगला सीन में फिर से सोंगशा और तांग्यू का दिखाया जाता है। वो लोग भरी दोपहर तक सोते रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर नॉक होता है और बटलर वहां पर आया था उन्हें बुलाने के लिए क्योंकि पार्टी का वक्त हो चुका था। तांग्यू भी तुरंत ही कपड़े पहनने लगता है। सोंगशा तो काफी एक्साइटेड होकर उसकी तरफ देखने लगता है। तभी तांग्यू उससे कहता है कि तुम भी उठकर चेंज कर लो वरना हमें देरी हो जाएगी। सोंगशा कहने लगता है ये तुम्हारा स्वयंवर है तो आखिर मैं वहाँ क्यों चलूं। जिस पर तांग्यू उसके पास आकर कहता है तुम वहाँ नहीं जाना चाहते, क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी और को डेट करूं? वहाँ मेरे ग्रैंडफादर तो मेरी छठ मंगनी पट ब्याह पे लगे हुए हैं। यहाँ मेरे ग्रैंडफादर को तो इसी मौके की तलाश है कि वो मेरी छठ मंगनी और पट ब्याह कर दे। जिस पर सोंगशा कहता है कि मैं तुम्हें तब बीमार कर दूंगा और फिर कोई शादी नहीं होगी। जिस पर तांग्यू क्लोज जाते हुए कहता है कि मैंने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की है, मैं इतनी आसानी से बीमार नहीं पड़ूंगा। तभी वहाँ पर एक लेडी और बटलर आ जाता है जिन्हें देखकर सोंगशा शर्माने लगता है और वो कहते हैं कि आप लोग कंटिन्यू करो। जहाँ वो लेडी आई होती है वो सोंगशा को भी तैयार कर देती है और सोंगशा काफी प्यारा लगने लगता है और वो तुरंत ही सोंगशा को एक मुकुट देती है और कहती है कि आप इसे पहन लो, इसे पहनने के बाद आप सबसे ज्यादा अच्छे लगोगे। पर सोंगशा उसके लिए मना कर देता है और वो सूट में ही काफी प्यारा लग रहा होता है। फिर वो दोनों तैयार हो चुके होते हैं और तांग्यू कहता है क्या तुम अब चलना चाहोगे। फिर हम उन दोनों को पार्टी में देखते हैं जहाँ तांग्यू सोंगशा को कुछ खाने को कहता है और सोंगशा जैसे ही वहाँ जाकर वाइन उठा रहा होता है पीने के लिए, हम देखते हैं तांग्यू तुरंत ही वहाँ आकर उसे मना कर देता है और कहता है कि ठंडी चीजें मत पियो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आया हूँ। और हम देखते हैं वो सोंगशा को दूध देता है पीने के लिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं तांग्यू के स्वयंवर में आई हुई लड़कियां तो सोंगशा की खूबसूरती की दीवानी हो जाती हैं और उसकी तारीफ करने लगती हैं। उन्हीं के बीच में हम मिस चैंग को देखते हैं जिसे ये सब सुनकर काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो सोंगशा को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। यहाँ वो तुरंत ही सोंगशा के पास पहुंच जाती है और उसे ताना मारने लगती है। फिर उससे कहती है चलो एक डील करते हैं। जिसपे सोंगशा पूछता है कैसी डील। जिसपे मिस चैंग कहती है कि तुम मुझे तांग्यू से शादी करने दो और तुम उसके साथ सीक्रेटली अफेयर करते रहना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जिसपे सोंगशा कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें ख्याली पुलाव पकाना बंद करना चाहिए। तभी वहाँ पे तांग्यू का छोटा भाई आ जाता है और कहता है कि मेरे बड़े भाई किसी के साथ अफेयर नहीं करेंगे, ना ही किसी को अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाएंगे। जब मिस चैंग हंसने लगती है ये सोच
करके उस बच्चे ने सोंगशो को कॉन्क्यूबाइन कहा है और वो सोचती है कि मेरी वैसे भी तांग फैमिली में अच्छी जान पहचान है, तो ये लोग मेरा ही सपोर्ट करेंगे। और वो तुरंत ही तांग्यू के छोटे भाई के साथ बात करने के लिए चली जाती है और वो तो तुरंत ही सोंगशो की गोद में चढ़ जाता है, जिससे वो लड़की काफी हैरान हो जाती है। यहाँ सोंगशो से उसकी छोटी बहन के बारे में पूछता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं उस लड़की को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए। और यहाँ पे तांग्यू का छोटा भाई सोंगशो को सिस्टर इन लॉ भी कहता है, जिस पर उस लड़की को समझ आ जाता है कि उसे ही कॉन्क्यूबाइन बोला गया है और उसे काफी गुस्सा आने लगता है। और वो जानती थी कि उसके फादर इस शादी को करने के लिए कुछ भी करेंगे। अगले दिन में हम तांग्यू को उसके ग्रैंडफादर के साथ देखते हैं, जो कि सभी को यहाँ आने के लिए थैंक यू कह रहे होते हैं। और सोंगशो तो आइसक्रीम खाने वाला था, तभी दुगवान वहाँ पर आ जाते हैं और सोंगशो के हाथों से पलक झपकते ही आइसक्रीम गायब हो जाती है और उसके हाथों में चिकन आ जाता है। दुगन कहता है कि महाराज ने आपको ठंडा खाने से मना करा है ना। और तांग्यू वहाँ तो खूब मजे से आइसक्रीम खा रहा होता है, पर सोंगशो को कुछ भी खाने नहीं दे रहा था। तभी ग्रैंडफादर तांग्यू से कहते हैं कि जाओ किसी लड़की को चुनकर उसके साथ डांस करो। और तांग्यू भी आगे बढ़ने लगता है और वो मिस चैंग के पास ही जा रहा होता है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मिस चैंग भी जानती थी कि वो उसके ही पास आएगा, पर वो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और सोंगशो के पास जाकर कहता है क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे। सोंगशो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है सबके सामने, जिसपे तांग्यू कहता है कि हाँ बिल्कुल। और वो लोग डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। पर यहाँ मिस चैंग के जो फादर होते हैं वो किसी भी कीमत पर इस शादी को करवाना चाहते थे। वो तुरंत ही ग्रैंडपा के साथ बात करने पहुंच जाते हैं और इससे कहते हैं तांग्यू लड़कियों का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसीलिए वो लड़कों के साथ डांस कर रहा है। तभी इतनी ही देर में तांग्यू के पास कुछ बॉडीगार्ड आते हैं, जो कि उसे उसके ग्रैंडफादर के पास ले जाते हैं। तांग्यू सोंगशो को वहीं छोड़कर कहता है कि मैं कुछ देर में आ जाऊंगा और वो अपने ग्रैंडफादर से बात करने चला जाता है। यहाँ ग्रैंडफादर तो उसे सबके सामने डांट नहीं सकते थे, इसीलिए उसे अकेले में लेकर जाने लगते हैं और उसे लेकर चैंग फैमिली की उसी लड़की के पास आ जाते हैं, जो कि तुरंत ही तांग्यू से चेप होने की कोशिश करती है। और तांग्यू तुरंत ही उससे दूर हट जाता है और तभी उसकी नजर पड़ती है कि वहाँ पर सोंगशो नहीं था और वो सोचता है कि मेरी जुनजू कहाँ गई। और हम देखते हैं कि कुछ बॉडीगार्ड सोंगशो को पकड़कर वहाँ से लेकर जा रहे थे। जिसके बाद अगले सीन में हम सोंगशो को काफी मजे से चाय पीते हुए देखते हैं और वहाँ पर उसकी ही पिछली लाइफ वाला वो जनरल आ गया था, जो कि बॉडीगार्ड को काफी ज्यादा सुना रहा होता है कि आखिर उसने महारानी को वहाँ से हटाने की कोशिश कैसे की। यहाँ तांग्यू भी सोंगशो को ढूंढने जाने वाला था, पर उसके ग्रैंडफादर रुकने को कहते हैं और कहते हैं अगर तुम यहाँ से गए तो तुम कभी भी मुझे ग्रैंडफादर मत बुलाना। यहाँ वो लड़की भी तांग्यू को रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तांग्यू पूछता है कि किस बारे में, जिस पर वो कहती है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं और मैं तुम्हें सोंगशो के साथ अपना रिश्ता रखने दूंगी। सबके सामने मैं तुम्हारी वाइफ रहूंगी और तुम पीठ पीछे क्या करते हो उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी। इस पे तांग्यू कहता है कि ये काफी अच्छा आइडिया है और फिर कहता है कि मुझे समझ आ रहा है कि अब क्या होने वाला है। अब यहाँ हर कहानी की तरह तुम भी बेहोश होने का नाटक करोगी और ड्रंक होने का नाटक करोगी और बेहोश हो जाओगी, है ना, ताकि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर अपने कमरे में चला जाऊं। यहाँ वो लड़की सोचने लगती है कि तांग्यू से ऐसा करने को सजेस्ट कर रहा है। वो तुरंत ही बेहोश होने का नाटक करने लगती है, पर तांग्यू हट जाता है और दुगवान वहाँ पर आ जाता है और उसे उठाकर उसके घर ले जाने लगता है। तांग्यू कहता है कि अंकल चैंग देखिए आपकी बेटी तो काफी ज्यादा ड्रंक हो चुकी है। यहाँ पर चैंग तो आकर अपनी बेटी को काफी ज्यादा सुनाने लगता है कि तुम आखिर ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हो। यहाँ ग्रैंडफादर भी तांग्यू को काफी ज्यादा डांटने लगते हैं और कहते हैं कि वो हमारी होने वाली बहू है, तुम आखिर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। या फिर तांग्यू कहता है कि ग्रैंडफादर मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है। और थोड़ी देर में दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं सोंगशो तांग्यू के फादर के साथ वहाँ पर आ जाता है। सो गाइस अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, तांग्यू के फादर का एक्सीडेंट हो गया था और वो गायब थे और काफी दिनों से मिल नहीं रहे थे और फाइनली वो वापस आ चुके हैं, जो कि आते ही अपने फादर यानी तांग्यू के ग्रैंडफादर को ग्रेट करते हैं और कहते हैं कि फादर मैं वापस आ गया। जिसमें तांग्यू के फादर भी बताते हैं कि वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर प्लेन से पहले ही कूद गए थे। यहाँ उन्हें सही सलामत देखकर तो नाइन्थ अंकल की जान हलक पर आ जाती है, क्योंकि ये एक्सीडेंट उसने ही तो करवाया था। वो तुरंत ही वहाँ से पतली गली पकड़कर निकलने वाला था, पर तांग्यू से पकड़ लेता है और बताता है उसने पहले ही फोर्थ अंकल को जेल में डाल दिया है, अब उसकी बारी है। यहाँ नाइन्थ अंकल तो अपने फादर को समझाने की कोशिश करता है, पर तांग्यू के दादाजी अब कुछ भी सुनने की हालत में नहीं थे। उन्हें काफी बुरा लग रहा होता है कि उनके इतने सारे बेटे थे, कुछ मर गए और कुछ क्रिमिनल बन गए और तांग्यू भी मेरी गद्दी पर कब्जा करना चाहता है। तभी तांग्यू भी सोंगशो को अपने पास बुलाता है और वो दोनों मिलकर ग्रैंडपा के पास जाते हैं और तांग्यू कहता है भले ही आप मुझे अपनी फैमिली में रखो या ना रखो, पर मैं केवल सोंगशो से ही प्यार करता हूँ और हमेशा उसके साथ ही रहूंगा। और वो दोनों तुरंत ही अपने घुटनों पर आकर दादाजी से माफी मांगते हैं और उनके लिए अप्रूवल मांगते हैं, पर दादाजी तो अभी भी इसके खिलाफ थे। वो तुरंत ही तांग्यू के फादर को कहते हैं देख रहे हो तुम्हारा बेटा
कितना बिगड़ गया है। जिस पे तांग्यू के फादर कहते हैं मेरा तो अभी भी एक्सीडेंट हुआ है, मैं ये यंग जनरेशन के पछड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ। जिस पर दादाजी अपने बड़े बेटे को इन्हें पकड़ लेने को कहते हैं और सोंगशो को बाहर निकालने को कहते हैं, पर इसमें उसका बड़ा बेटा मना कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो ऑलरेडी तांग्यू के साथ जा चुका है। यहाँ दूसरी तरफ बटलर भी तांग्यू के साथ ही था, जिसे ग्रैंडपा को काफी ज्यादा झटका लगता है क्योंकि उसके खुद के बेटे और उसका बटलर भी उनके खिलाफ हो चुका था और इससे उनकी तबीयत खराब होने लगती है और वो तुरंत ही जमीन पर गिर जाते हैं और सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम सोंगशा को अपना फोन लिए बैठे हुए देखते हैं। तांग्यू से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिसपे सोंगशा बताता है कि तुम्हारी फैमिली में इतना बड़ा ड्रामा हुआ और उसके बारे में न्यूज ज्यादा नहीं फैली, तुम्हारी फैमिली तो कमाल किया है, तुम्हारा हस्बैंड कमाल का है ना। जिसपे सोंगशा कहता है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली हेड की पोजीशन चली गई। जिसपे तांग्यू कहता है उसकी चिंता मत करो, उस पोजीशन से भी कुछ बढ़कर है मेरे पास। जिसपे सोंगशा कहता है कि वो क्या है। जिसपे तांग्यू से किस करता है और बताता है वो तुम जान जाओगे। अब अगली सीन में हम देखते हैं सोंगशा तांग्यू को लेकर अपनी फैमिली में आया था अपने डैड से मिलवाने के लिए। तांग्यू तो नर्वस होता है और वो जैसे ही सोंगशा के फादर से मिलता है वो तुरंत ही उन्हें डैड कहने लगता है। जिसपे सोंगशा के डैड कहते हैं मैंने तुम्हारे रिश्तों को अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है। अब अगले सीन में हम उन सभी को डिनर करते हुए देखते हैं और तांग्यू बता रहा है कि वो लोग आइलैंड में शादी करने वाले हैं। जिसपे सोंगशा के फादर कहते हैं मैंने इसकी इजाजत नहीं दी है। जिसपे सोंगशा कहता है ठीक है फादर, हम आइलैंड में नहीं दूसरी जगह पे शादी करेंगे और जब हम दूसरी बार शादी करेंगे तो हम बुला लेंगे आपको। जिसपे सोंगशा के डैड सोचते हैं मैं चाहे कुछ भी कहूँ ये लोग शादी करके रहेंगे। और इनके जाने के बाद सोंगशा के फादर अपने बेटे की फोटो की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं कि अब वो बड़ा हो चुका है। अब अगले सीन में हमें तांग्यू का बॉडीगार्ड और उसका जनरल दिखाया जाता है जो कि एक डॉगी के साथ खेल रहे थे। तो ये डॉगी वही डॉगी है जो कि पिछली लाइफ में सोंगशा और तांग्यू की मौत का कारण बना था। पिछली लाइफ में ये इंसान था, इस लाइफ में ये इनका पालतू कुत्ता बना है, जो कि तुरंत ही सोंगशा के पास पहुंच जाता है जहाँ तांग्यू का भाई तो तुरंत ही उसे दूर कर देता है और कहता है तुम्हारी वजह से ही पिछली लाइफ हमारी बर्बाद हो गई थी, अगर मेरी सिस्टर इन लॉ ने तुम्हारी जान नहीं ली होती तो मैं तो तुम्हें काफी टॉर्चर करता। और तभी अचानक से तांग्यू वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है तो ना हम शादी में कौन सा सूट पहनेंगे, और वो शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। अगले सीन में हमें उनका सीधे शादी दिखाई जाती है जहाँ पर वो दोनों काफी अच्छे से तैयार होते हैं और प्रीस्ट उनके कस्मे वादों को पढ़ रहे होते हैं और फिर वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम लोग शादी करने के लिए तैयार हो। और फिर काफी सारे कस्मे वादे कहते हैं कि जैसे तुम लोग हमेशा अमीरी गरीबी में साथ रहना, चाहे बीमार हो या ठीक हमेशा साथ रहना, और हाँ अगर झगड़ा हो शादी में तो अलग अलग रूम में मत सोना। इसमें सोंगशा कहता है ये पक्का तांग्यू ने जबरदस्ती लिखवाया है, पर आखिरकार वो उन कस्मों के लिए मान जाता है और उनकी शादी हो जाती है। और सोंगशा को तांग्यू में वही पिछले वाले महाराज नजर आ रहे होते हैं, फिर वो तुरंत ही उसे हक कर लेता है और उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है। अब अगले सीन में हम सोंगशा और तांग्यू के भाई को देखते हैं जहाँ सोंगशा उससे पूछ रहा होता है कि आखिर हमारा रीइंकार्नेशन कैसे हुआ, तुम पिछली लाइफ में इसके बारे में कुछ बता रहे थे। जिसपे तांग्यू का भाई कहता है कि क्या आपको वो डिवाइन सॉर्ड याद है जिसकी मदद से आपने अपनी जान ली थी। उस तलवार के बारे में कहानी है कि एक राजा हुआ करता था जो कि एक सबसे ताकतवर तलवार बनवाना चाहता था, तो उसने एक लोहार को काम दिया। उस लोहार ने 5 अलग अलग डिवाइन माउंटेन से लोहे को लाकर तलवार बनाने की कोशिश की और वो उन लोहों को गला ही नहीं पाया। पर तभी उसकी वाइफ ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया और उसकी पावर से वो सारे लोहे गल गया और तलवार बन गया, और उसी तलवार का नाम पड़ा डिवाइन सोर्ड मो ई। और जाते जाते लोहार की पत्नी ने कहा था कि हम दोबारा मिलेंगे। तो जब भी वो तलवार किसी के भी पास होती है वो उसकी लव स्टोरी को पूरा करने में मदद करती है। और पिछले लाइफ में बिग ब्रदर और आप दोनों ही उसी तलवार से मारे गए थे, इसीलिए आपका रीइंकार्नेशन हुआ। जिसमें सोंगशा से कहता है कि तुम उस समय केवल 15 साल के थे, तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहा होगा। और तभी अचानक से तांग्यू वहाँ आ जाता है और अपने छोटे भाई को चाटा मारकर दूर कर देता है और फिर सोंगशा को ले जाता है और एक गिफ्ट दिखाने लगता है। सोंगशा पूछता है कि आखिर ये क्या है, जिसपे तांग्यू कहता है खोल कर देखो, और हम देखते हैं उसके अंदर वही डिवाइन सोर्ड होती है। जिसपे सोंगशा हैरान हो जाता है और बताता है ये तुम्हारे पास कैसे है। जिसपे तांग्यू बताता है कि कुछ लुटेरे इसे चुरा कर भाग रहे थे तब मैंने इसे पकड़ लिया, अगर इस लाइफ में भी तुम मर जाओ तो मैं इसी तलवार से अपनी जान दे दूंगा और दोबारा जन्म लूंगा। जिसपे सोंगशा कहता है इस तलवार ने हमें पहले ही एक लाइफ दे चुकी है, अगली लाइफ ये हमें नहीं दे पाएगा। जिसपे तांग्यू कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, हम हमेशा साथ रहेंगे। अब हम देखते हैं कि तांग्यू को इतनी क्यूट हरकतें करता हुआ देखकर सोंगशा तुरंत ही उसे पेट करने लगता है। जिसपे तांग्यू गुस्से में से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज के साथ ऐसे करने की, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, मैं तुम्हें 3 दिनों तक बिस्तर से उतरने नहीं दूंगा। जिसपे सोंगशा कहता है तुम तो बस मौका ही ढूंढ रहे थे, और तांग्यू उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में फिर हम उन दोनों को रोमांस करते हुए देखते हैं जहाँ सोंगशा उसी डिवाइन सूट के बारे में सोच रहा होता है जिसने उन्हें दोबारा लाइफ दी थी, और कहानी सीधे ही पास्ट लाइफ में चली जाती है जहाँ हम तांग्यू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि सारे मिनिस्टर उसके मैरिज का अपोज कर रहे थे। जिस पर तांग्यू तुरंत ही सोंगशा को यहाँ बुलाने को कहता है और कहता है कि मैं सही फरमान भेज रहा हूँ, उसे लेकर आओ। और इनोक जा करके सोंगशा को भी बता देता है जहाँ सोंगशा तांग्यू के पास जाकर उसे ग्रीट करता है। तांग्यू तुरंत ही उससे पूछता है क्या तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। जिस पर सोंगशा कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है,
है। तांग्यू तो काफी गुस्से में पूछता है कि तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो और ब्लाइंड डेट पे क्यों जा रहे हो, जिसे सोंगशो काफी हैरान रह जाता है। तांग्यू से कहता है मैंने कहा ना कि तुम मेरी ही महारानी बनोगे, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते, खासकर उस लड़की से तो बिल्कुल नहीं। जिसपे सोंगशो कहता है उस लड़की को मेरे पेरेंट्स ने चुना है तो मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। जिसपे तांग्यू उस लड़की की काफी सारी बुराई करने लगता है और सोंगशो कहता है वो इतनी भी बुरी नहीं हो सकती। जिसपे तांग्यू कहता है कि महाराज झूठ नहीं कहते हैं और तांग्यू तुरंत ही सोंगशो से कहता है कि अपने पेरेंट्स को कह दो कि इस रिश्ते को कैंसिल कर दे, तुम केवल मुझसे ही शादी करोगे। और वो तुरंत ही सोंगशो को बिस्तर पर पटक देता है और उसके सामने आते हुए कहता है कि मुझे और गुस्सा मत दिलाओ जुनजू, मैंने कह दिया ना, अब इस पर कोई बात नहीं होगी। और फिर उसे हक करते हुए कहता है कि जब तक तुम्हारी मौत नहीं हो जाती तुम हमेशा के लिए मेरे साथ फंस चुके हो। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं तांग्यू सोंगशो को उसके घर ले जाने के लिए आया होता है काम के बाद और उसे कहता है कि क्या मेरी प्यारी प्रिंसेस थक चुकी है, क्या मेरे यहाँ आने से तुम परेशान हो जाते हो। जिसपे सोंगशो कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों ना तुम मेरे घर से शिफ्ट हो जाओ और कहीं और चले जाओ। जिसपे तांग्यू कहता है तुम इतनी जल्दी हमारी शादी के वादों को भूल चुके हो। जिसपे सोंगशो कहता है ऐसा नहीं है और यहाँ भी उनके फैंस ने उन्हें ढूंढ लिया था। अगले सीन में तांग्यू सोंगशो को उनका नया घर दिखाने के लिए लेकर आता है जो कि तांग्यू ने बिल्कुल सोंगशो की पसंद का बनवाया था। वो उसे ब्लाइंडफोल्ड करके इधर उधर लेकर जा रहा होता है और सबके सामने ही उसके एयर पर बाइट कर लेता है। सोंगशो जैसे ही अंदर दिखता है वो काफी हैरान हो जाता है, उसे सब कुछ काफी ज्यादा पसंद आ रहा होता है। जिसके बाद वो लोग उनके कमरे में आ जाते हैं और तांग्यू सोंगशो से पूछता है क्या ये तुम्हें पसंद आया, और फिर तुरंत ही उसे गोद में उठाकर ले आता है और कहता है बिस्तर को भी चेक करो, ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है। सोंगशो भी उस पर सो जाता है और कहता है कि यहाँ काफी अच्छा लग रहा है और तांग्यू तुरंत ही उसकी पिक्चर खींचने लगता है। सोंगशो मना करता है पर तांग्यू कहता है कि मुझे एक पिक्चर खींचने दो और फिर वो तुरंत ही उसकी पिक्चर खींचने लगता है। यहाँ सोंगशो कहता है ठीक है पर पहले तुम्हारा फोन दिखाओ, और सोंगशो जैसे चेक करता है हम देखते हैं तांग्यू ने ऑलरेडी उसकी काफी सारी पिक्चर अपलोड कर दी थी। जिससे सोंगशो गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही उसे पटक कर उसके ऊपर आकर कहता है तुम्हें नहीं लगता है कि तुम आजकल सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा खोए रहे हो, तुम मेरी इतनी सारी पिक्चर क्यों अपलोड कर रहे हो। जिसपे तांग्यू कहता है क्योंकि तुम उन पिक्चर्स में अच्छे लगते हो। जिसपे सोंगशो कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता है, तुम इस तरह बिना मेरी मर्जी के मेरे पिक्चर्स को अपलोड नहीं कर सकते हो। हम देखते हैं तांग्यू सोंगशो की बात को नहीं समझ रहा होता है तो सोंगशो गुस्से में कहता है कि तुम कभी कुछ नहीं समझते हो। तांग्यू से पूछता है कि मैं आखिर क्या नहीं समझ रहा हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ। जिसपे सोंगशो कहता है पर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, तुम्हें कभी भी मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं होती है। और कहानी तुरंत ही फिर से एक बार पास्ट में आ जाती है जहाँ हम देखते हैं तांग्यू ने सबके सामने सोंगशो को प्रपोज किया था और शादी का फरमान सुनाया था। यहाँ मिनिस्टर सब तो सोंगशो को ही गलत ठहरा रहे होते हैं और कहते हैं कि उसने ही तांग्यू को सेड्यूस किया है। वो लोग तांग्यू के बारे में भी उल्टा फुल्टा बोल रहे थे जिससे तांग्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जिसे भी विद्रोह करना है अभी बोल दो। और हम देखते हैं सबके सामने वहाँ सोंगशो ही बैठ जाता है और कहता है महाराज मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ। तांग्यू तुरंत ही उसे उठने को कहता है बस तभी मिनिस्टर सोंगशो के ही साथ हो जाते हैं और कहते हैं कि आपको ये शादी नहीं करना चाहिए। तांग्यू उस पर गुस्सा हो जाता है और उनके पास जाने लगता है और कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कोई चीज के लिए मना करने की। और वो तुरंत ही सोंगशो के फादर के पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे से शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें इसमें कोई आपत्ति है। यहाँ सोंगशो के फादर तो काफी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तांग्यू कितना ज्यादा रूथलेस है। वो तुरंत ही कह देते हैं कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सोंगशो उनकी तरफ देखने लगता है और तांग्यू कहता है तो ठीक है अब हमारी शादी होगी। और सोंगशो के फादर भी सोंगशो को कह देते हैं कि अब तुम मना नहीं कर सकते हो। इसके लिए सोंगशो भी तुरंत ही मान जाता है और तांग्यू फिर वहाँ से कोर्ट को डिसमिस करके चला जाता है। बाहर हम देखते हैं सभी लोग सोंगशो को ही क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और कहते हैं उसने ही महाराज को अपने जाल में फंसाया है। और कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और हम तांग्यू को देखते हैं जो कि सोंगशो को हक करके माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं सेल्फिश हूँ और मैंने कभी भी तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं जाना। जिसपे सोंगशो कहता है कि मैं भी हमेशा डरता रहता हूँ। जिसपे सोंगशो कहता है मैं भी हमेशा डरता रहता हूँ, मैं भूल चुका हूँ कि समय अब बदल चुका है, पर मैंने अपनी पिछली लाइफ में इतने ताने सुने हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को हमारे बारे में पता चले। तभी तांग्यू से पूछता है कि हमारी पिछली शादी और इस शादी में अलग क्या है। जिसपे सोंगशो हैरान हो जाता है और तांग्यू कुछ बोलते बोलते कुछ गलत बोल जाता है और सोंगशो से कहता है तुम जानबूझकर ऐसा करते हो ना। तांग्यू को अपनी गलती रियलाइज होती है और कहती है कि मैं वो नहीं कहना चाहता था। सोंगशो कहता है निकल जाओ और तांग्यू को वो कमरे से निकाल देता है। पर यहाँ तांग्यू तो इसके बारे में भी ऑनलाइन पोस्ट करने लगता है और वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे और पोस्ट करना चाहिए या नहीं। पर वो सोचता है कि सोंगशो उसके साथ नहीं होगा तो उसे पक्का मिस करेगा। अब अगला सीन हमें दिखाया जाता है तांग्यू तो गुस्से में सोंगशो के ऑफिस पहुंचा होता है। यहाँ वो जैसे आता है असिस्टेंट उसे देखकर काफी घबरा जाती है क्योंकि तांग्यू काफी ज्यादा गुस्से में था। तांग्यू तुरंत ही सोंगशो से आकर पूछता है कि अकेले सोकर तुम्हें कैसा लग रहा है। तो सोंगशो कहता है कि काफी अच्छा। जब तांग्यू और भी गुस्सा होने लगता है तो सोंगशो कहता है कि तुम्हें कुछ और नहीं कहना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, आखिर तुम यहाँ आई ही किस लिए हो। तांग्यू तो गुस्से में कहता है कि शादी के वक्त हमने एक दूसरे से वादे किया था ना, अगर हमें झगड़ा भी होगा तो हम उसे सुलझा लेंगे, तुम हमारे वादे को कैसे तोड़ सकते हो। जब सोंगशो कहता है कि तुम कहते हो कि तुम मुझे प्यार करते हो पर हमेशा तुमने कभी भी मेरे फीलिंग्स की कदर ही नहीं की है। तांग्यू गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि
कि मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, मैं यहाँ पर माफी मांगने आया हूँ। जिस पे सोंगशा भी गुस्से में कहता है इतने ज्यादा एटीट्यूड के साथ। जिस पे तांग्यू तुरंत ही उसे एक पेपर दिखाता है और कहता है इसमें मेरी सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे हैं, इन्हें रख लो और मुझे माफ कर दो। सोंगशा कहता है पिछली लाइफ में भी तुमने पैसे के ही नाम पर मुझे शादी की थी ना, और मुझे इस लाइफ में भी तुम ब्राइवरी दे रहे हो, या तुम मुझे पैसे से खरीदना चाहते हो। और तांग्यू तुरंत इसके लिए मना कर देता है और घुटनों पर आकर उसे माफी मांगने लगता है। सोंगशा तो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और जाकर कहता है महाराज उठ जाओ, आपको घुटनों पर बैठना शोभा नहीं देता है। जिस पर तांग्यू कहता है क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? जिस पर सोंगशा कहता है कि हाँ माफ कर दिया। जिस पर तांग्यू बताता है ये तो काफी अच्छा आइडिया था, मुझे ऑनलाइन लोगों ने इस बारे में बताया और ये काम कर गया। जिस पर सोंगशा कहता है क्या तुम हमारे पर्सनल मैटर को भी ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हो? जिस पर तांग्यू कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो बात घुमा कर पूछी थी कि मेरे दोस्त की कहानी है और उन्होंने मुझे जवाब दिया। फिर तांग्यू से पूछता है तुम भूल चुके हो आज हमारी पहली एनिवर्सरी है? जिस पर सोंगशा कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने तो होटल में बुकिंग भी कर ली है। जिससे तांग्यू काफी हैरान हो जाता है और कहता है अभी अभी मैंने तुम्हें अपने सारे पैसे दिए, क्या तुम मुझे कंगाल करने वाले हो? जिस पर सोंगशा कहता है नहीं, आज का डिनर मेरी तरफ से है। जिसके बाद फिर हम उन दोनों को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं और तांग्यू पूछता है तुम आगे का काम कैसे संभालने वाले हो अपनी सीरीज का? जिस पर सोंगशा बताता है कि मैं फिर से मुचैन को हायर करना चाहता हूँ, पर वो काफी फेमस है, मुझे नहीं लगता है कि वो उसमें पार्ट लेगा। जिस पर तांग्यू कहता है वो पक्का पार्ट लेगा अगर तुम उसके लवर को भी हायर करो। जिस पर सोंगशा पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई गॉसिप है, मुझे भी बताओ, क्या मुचैन किसी को पसंद करने लगा है, क्या वो उसी एक्टर को पसंद करने लगा है जिसके साथ उसने काम किया था? जिस पर तांग्यू कहता है वो कहानी हम कभी बाद में सुनेंगे। फिर वो सोंगशा से डांस के लिए पूछता है और सोंगशा भी उसके साथ चला जाता है। हम उन दोनों को साथ में डांस करते हुए देखते हैं और हम कहानी में हमारे पास्ट के महाराज और जुन्जो को साथ में देखते हैं। वो दोनों भी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है और इसी तरह यह मानवा भी कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप गाइस आपको ये मानवा पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।